हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग फलन, उपभोग की औसत और सीमांत प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। उपभोग फलन कीन्स के रोजगार और आय सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है। कीन्स के अनुसार देश में आय तथा रोजगार का निर्धारण प्रभावपूर्ण मांग द्वारा होता है और प्रभावपूर्ण मांग मुख्य रूप से कुल उपभोग व्यय तथा कुल निवेश व्यय पर निर्भर होती है। अतः प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारण में उपभोग फलन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब हम यह देखें कि उपभोग फलन या जिसे हम उपभोग प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, तो जिस प्रकार से किसी वस्तु की मांग अन्य बातों के समान रहते हुए मुख्य रूप से उसकी कीमत पर निर्भर रहती है, ठीक उसी प्रकार देश में कुल उपभोग भी मुख्य रूप से उस राष्ट्र की सकल राष्ट्रीय आय पर निर्भर रहता है। अतः उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति का तात्पर्य कुल उपभोग तथा कुल राष्ट्रीय आय के बीच के फलनात्मक संबंध से है। कुरिहारा ने उपभोग फलन की परिभाषा देते हुए कहा है, उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग तथा सकल राष्ट्रीय आय इन दो समग्रों के बीच फलनात्मक संबंध है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो कुल उपभोग भी बढ़ता है, जब राष्ट्रीय आय घटती है तो कुल उपभोग भी घटता है। इस प्रकार उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर कुल उपभोग व्यय और अलग अलग आय के स्तरों पर उन दोनों के बीच में फलनात्मक संबंधों को व्यक्त करती है। अगर हम सूत्र के रूप में देखें तो C इज़ अ फंक्शन ऑफ Y। इसका मतलब है उपभोग आय का फलन है, इसमें C उपभोग, Y राष्ट्रीय आय तथा F फलनात्मक संबंध का सूचक है। यहाँ पर C परतंत्र चर है जो कि राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है और राष्ट्रीय आय यहाँ पर स्वतंत्र चर है। इसका मतलब है C डिपेंड्स ऑन Y, उपभोग आय पर निर्भर करता है। इस प्रकार समस्त उपभोग अनुसूची को हम उपभोग फलन कह सकते हैं। यानी उपभोग फलन का मतलब उस समस्त उपभोग अनुसूची से है जो आय के भिन्न भिन्न स्तर पर कुल उपभोग और कुल राष्ट्रीय आय के बीच में फलनात्मक संबंधों को बताती है। यह अनुसूची यह बताती है कि राष्ट्रीय आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर कितना कितना वास्तविक उपभोग होता है अथवा उपभोग संभावित है। उपभोग प्रवृत्ति से हमें यह भी पता पड़ता है कि आय तथा उपभोग के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध होता है। इसका मतलब यह है आय के बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है और आय के घटने पर उपभोग भी घटता है। अर्थशास्त्र में जैसे हम कोई भी नियम बनाते हैं तो हम सेटेरिस पैरिबस की धारणा यानी अन्य बातें समान रहें को हम ज़रूर मान्यताओं के ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पर भी उपभोग फलन में भी अन्य बातों के समान रहने पर यह संबंध दृष्टिगत होता है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, उपभोग आय पर निर्भर है, उपभोग निर्भर तत्व है, आय स्वतंत्र तत्व है। और आगे हम यह भी देखेंगे कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। तो फलनात्मक संबंध में तो हम यही देखेंगे कि उनके उपभोग निर्भर है आय पर। यहाँ पर उपभोग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को हम स्थिर मानते हुए ये मानते हैं कि उपभोग सिर्फ आय पर निर्भर है, अन्य तत्व स्थिर हैं, उनका प्रभाव उपभोग पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हमने तालिका 1 अगर हम देखें तो बाईं ओर हमने आय करोड़ों में ली है C, उपभोग व्यय आय Y
करोड़ों में ली है और उपभोग व्यय C भी करोड़ों में लिया है और C इज़ अ फंक्शन ऑफ Y हमारा जो फंक्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब आय 0 है तो उपभोग 500 और यह सब करोड़ों में है। 1000 आय है तो 1250 1000 करोड़ आय है, या आप मान के चलिए कि हर एक के आगे करोड़ लगा हुआ है। तो 1000 करोड़ आय है तो 1250 करोड़ उपभोग है। 2000 करोड़ रुपए आय है तो 2000 करोड़ रुपए ही उपभोग है। तो ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आय के बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले और बताना चाहूँगी, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है C/Y, यानी उपभोग बटा आय। जैसे अगर हम दूसरे स्तर पर देखें जहाँ पर आय जो है वो 1000 करोड़ रुपए है और उपभोग व्यय 1250 करोड़ रुपए है, तो हम अगर APC निकालेंगे तो C हमारा 1250 बटा 1000 हमारा उपभोग, ये हमारा APC औसत उपभोग प्रवृत्ति होगी। और डेल्टा MPC डेल्टा C/डेल्टा Y यानी आय में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन का अनुपात है। जैसे अगर हम 1000 से 2000 आय करते हैं तो हम डेल्टा Y की जगह लिख देंगे 1000 और ये करोड़ों में है। और अगर हम उपभोग को देखते हैं तो 1250 से 2000 आ जाता है, यानी 2000 में से 1250 हम घटा देंगे तो वो डेल्टा हमारा C आ जाएगा और इसका अनुपात जो होगा वो MPC होगा। अब हम ये देखते हैं कि इस तालिका से हमें निश्चित रूप से पता पड़ता है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है। आय शून्य होने पर भी यहाँ पर हमने 500 करोड़ का उपभोग बताया है। अब स्टूडेंट्स, स्वाभाविक रूप से आप ये सोचेंगे कि जब आय शून्य है और एक और हम कह रहे हैं कि उपभोग आय का फलन है, तो आय शून्य होने पर 500 करोड़ रुपए कैसे व्यय उपभोग पर हम दिखा रहे हैं। तो देखो बेटा, जब आय शून्य होती है तो भी जीवित रहने के लिए कुछ अनिवार्य उपभोग हमें करना पड़ता है, उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन या स्वायत्त उपभोग कहते हैं। जब आय शून्य होती है तो भी हम जो जीवित रहने के लिए अनिवार्य उपभोग करते हैं उसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। या आय हमारी कम भी हो लेकिन जीवित रहने के लिए जो अनिवार्य रूप से हमें उपभोग करना पड़ता है, हो सकता है जैसे दूसरे स्तर पर आपको बताया है 1000 करोड़ रुपए आय है और 1250 करोड़ रुपए जो है वो उपभोग व्यय है। तो यहाँ पर 250 करोड़ रुपए आप सोचेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, और ऊपर भी 0 आय होने पर 500 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर रहे हैं। तो जब भी हमारी जिंदा रहने के लिए अनिवार्य रूप से हमें जितना व्यय करने की आवश्यकता होती है, हो सकता है हमारे उससे कम हो, शून्य हो, या जैसे अभी 1250 करोड़ रुपए उपभोग पर व्यय करने और आय हमारी 1000 करोड़ रुपए ही है, तो हम 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त कहाँ से लाएंगे। जब आय शून्य है तो हम 500 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे। तो ये आपके मन में प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर 500 करोड़ रुपए ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। सेकेंड स्टेज पर 250 करोड़ रुपए हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन या तो हमारी पुरानी बचतों को हम डिस सेविंग्स कर देते हैं, अबचत में बदल देते हैं, यानी उनको ख़त्म करके उसको खर्च कर देते हैं, या हम उधार लेते हैं, या किसी भी तरह से अन्य रूप से व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा कंजम्पशन जो आय कम होने पर भी किया जाता है उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तो इस प्रकार से जब आय कम होती है तो भी हम खर्च करते हैं, चाहे हम अबचत करें, चाहे उधार लें, चाहे राष्ट्र विदेशों से उधार लें। तो ये जो चीज़ें हैं उपभोग से अतिरिक्त जो खर्च है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा होता है। अब आप देखिए कि जैसे कि मैंने आपको सेकंड स्टेज पर बताया कि 500 करोड़ रुपए फर्स्ट स्टेज पर उपभोग व्यय होता है,
आय 1000 करोड़ रुपए होने पर भी उपभोग व्यय 1250 करोड़ रुपए होता है। अब 250 करोड़ का अतिरिक्त उपभोग अपनी पुरानी बचतों से या विदेशों से उधार या अनुदान लेकर राष्ट्र पूरा करता है। किंतु जब आय 2000 करोड़ रुपए हो जाती है तो उपभोग व्यय भी 2000 करोड़ रुपए के बराबर हो जाता है। यह उपभोग व्यय देश में बेसिक कंजम्पशन लेवल बन जाता है, आधारभूत उपभोग स्तर बन जाता है। इस आधारभूत उपभोग स्तर के बाद आय में तो हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही है, किंतु उपभोग व्यय में केवल 750 करोड़ रुपए पर स्थिर उपभोग व्यय बना हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि अल्पकाल में उपभोग फलन स्थिर रहता है। इस उपभोग प्रवृत्ति को हमने इस रेखा चित्र 1 के माध्यम से भी दर्शाया है। इस रेखा चित्र में ओ वाई एक ये क्षैतिज अक्ष और क्षितिज शीर्ष अक्ष है, ओ वाई शीर्ष अक्ष है, ओ एक्स हमारा क्षैतिज अक्ष है। क्षैतिज अक्ष पर राष्ट्रीय आय वाई और शीर्ष अक्ष पर उपभोग व्यय सी हमने लिया है। हमने ओ बिंदु से एक 45 डिग्री की रेखा खींची है, जिसे हम ओ वाई के माध्यम से हमने बताया। यहाँ पर C = Y है। इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर आय और उपभोग बराबर है। जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग व्यय भी उतना ही बढ़ जाता है, किंतु व्यावहारिक रूप से हम देखें तो उपभोग व्यय में वृद्धि आय में वृद्धि की तुलना में कम रहती है। जैसा कि रेखा चित्र CC में बताया गया है कि ये CC जो है ये अल्पकालीन उपभोग फलन है और ये अल्पकालीन उपभोग प्रवृत्ति का वक्र है, जो ये बताता है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है। ये OY रेखा को ये C जो हमारा उपभोग फलन है यह B बिंदु पर काटता है, जहाँ पर राष्ट्रीय आय OY1 निर्धारित होती है और यहाँ पर जो उपभोग पर व्यय है वो OC1 निर्धारित होता है। C और OC जो है वह हमारा स्वायत्त उपभोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। जब आय बढ़कर OY2 हो जाती है तो उपभोग व्यय भी बढ़कर हमारा OC2 हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि डेल्टा Y जो हमने Y1 Y2 का जो अंतर बताया है और C1 और C2 का जो अंतर डेल्टा C बताया है, तो डेल्टा C इज़ लेस देन डेल्टा Y, यानी डेल्टा Y आय में जितना परिवर्तन हुआ है, डेल्टा Y उपभोग में परिवर्तन उससे कम है। इससे जो हमने उपभोग पर खर्च नहीं किया वह हमारी बचत हो जाती है। यानी हमने उपभोग पर जितना खर्च किया उसके अतिरिक्त यानी SS हमने बचत की। SY2 हमारी आय थी जिसमें हमने SS बचत की है। तो इस प्रकार से उपभोग फलन केवल आय और उपभोग व्यय के संबंध को ही नहीं बताता, बल्कि विभिन्न स्तरों पर जो हमारी बचतें हैं उनको भी हमें बताता है। तो जो कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर जो Y तक डिस्टेंस होगा वो हमारी बचत होगी। अब नीचे हम चित्र 2 और चित्र 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अल्पकालीन उपभोग फलन और दीर्घकालीन उपभोग फलन दर्शाए गए हैं। चित्र 2 में अल्पकालीन उपभोग फलन दर्शाया गया है। कीन्स का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से अल्पकालीन विश्लेषण पर आधारित है। उन्होंने यह कहा है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो अल्पकालिक हैं, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, तो हमारी समस्याएं अल्पकालिक है और उनका निदान भी अल्पकालिक होना चाहिए। जैसे परंपरावादी कहते थे दीर्घकाल में सब कुछ सही हो जाता है, कीन्स से कहते थे अल्पकालिक समस्याएं और उनका निदान हमारे जीते जी हमारे अल्पकाल में ही होना चाहिए। तो कीन्स ने बताया है उपभोग फलन का बीजगणितीय सूत्र उन्होंने दिया है C = A +
BY, यहाँ पर A जो है स्वायत्त उपभोग की धनात्मक स्थिर मात्रा है और BY प्रेरित उपभोग का सूचक है, जो कि राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है जो कि उपभोग पर व्यय किया जाता है। अतः हमारा जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन बनता है वो है CC, हमारा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है जो कि A + BY है। लंबवत अक्ष को 0 से ऊपर धनात्मक स्तर से शुरू होता है, जिसमें जो हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो तो गिरती हुई होती है। औसत उपभोग प्रवृत्ति इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। और APC औसत उपभोग प्रवृत्ति इज C अपॉन Y। तो यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में गिरती हुई होती है, जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है। अतः और यहाँ अल्पकालीन जो उपभोग फलन होता है उसमें APC गिरती है, MPC स्थिर रहती है और APC MPC से ज़्यादा होती है। तीसरा जो हमारा चित्र है वह दीर्घकालीन उपभोग फलन है। दीर्घकालीन उपभोग फलन का बीजगणितीय सूत्र C = BY। यहाँ पर A नहीं होता है, दीर्घकालीन उपभोग फलन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन नहीं होता है, ये होता है सिर्फ BY। इसको C = BY के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें C कुल उपभोग व्यय तथा BY इंड्यूस्ड कंजम्पशन या प्रेरित उपभोग को बताता है, और ये बताता है कि राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर को बताता है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। दीर्घकालीन उपभोग फलन की रेखा दोनों अक्षों के मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, अतः यह दर्शाती है कि दीर्घकालीन उपभोग और आय के बीच में एक निश्चित और आनुपातिक संबंध बना रहता है। परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों स्थिर, यानी APC भी स्थिर होती है, MPC भी स्थिर होती है और APC MPC के बराबर होती है। तो ये हमने दो चित्र देखे, MPC APC में संबंध देखे दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपभोग फलन में। थैंक यू वेरी मच।